स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आई हूँ विज़िट करने नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। ये आप देख सकते हैं ग्रेप्स। मैं आज आपको बताऊँगी ग्रेप्स की खेती कैसे की जाती है। अंगूर की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में होती है। चूँकि मैं पुणे में रहती हूँ इसलिए मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अंगूर की खेती देख सकूँ और साथ ही साथ आपको भी दिखा सकूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मौका मिला है। आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें। अब मैं आपको अंगूर की खेती का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले ये है मदर प्लांट। मदर प्लांट से स्टेम कटिंग करते हैं। इनके स्टेम्स को कट करके 24 घंटे तक वाटर में रखा जाता है जिसमें बाविस्टिन भी मिला होता है। वहाँ से उनको फिर स्मॉल पाउचेस में रखे जाते हैं। स्मॉल पाउचेस में उनको ग्रो किया जाता है। स्टेम कटिंग होने के बाद जब इनमें रूटिंग हार्मोन्स का प्रोसेस हो जाता है तो इनको स्मॉल पाउचेस में लगाए जाते हैं और ऐसे ग्रो किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स थोड़े ग्रो हो गए हैं। रूटिंग हार्मोन्स का प्रोसेस स्टेम कटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें रूट्स को ग्रो करने में हेल्प मिलता है। सबसे पहले मदर प्लांट से स्टेम कटिंग की जाती है। उसके बाद उसको 24 घंटे तक पानी में डिप करके रखा जाता है। फिर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बेविस्टिन मिला के सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उस सॉल्यूशन में स्टेम कटिंग को 12 घंटे तक डिप करके रखा जाता है। उसके बाद 50 ml एसीटोन में 1 ग्राम IBA जिसको इंडोल ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं उसको मिलाया जाता है। फिर ये कंपोजिशन 1000 ppm का हो जाता है। स्टेम कटिंग को इस IBA के सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए डिप करके रखा जाता है। इस प्रोसेस के कारण रूटिंग हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं स्टेम कटिंग में। रूटिंग हार्मोन्स डेवलपमेंट की प्रोसेस होने के बाद 4x4 साइज़ के छोटे पाउचेस लिए जाते हैं प्लास्टिक के। उन पाउचेस में सॉइल, गोबर की खाद, NPK जिसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम बोलते हैं और SOP जिसको पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, ये सब का मिक्सचर फिल किया जाता है और फिर स्टेम कटिंग्स को इनमें लगा के ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 15 दिन के बाद इनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। जब ये थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब इन स्टेम कटिंग्स पर ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग के बाद जब ये और ग्रो कर जाते हैं तब इनको प्लांट और सेल किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और आप इसे आसानी से अपने घरों में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, रूटिंग हार्मोन्स डेवलप करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेम कटिंग के लिए क्योंकि बिना रूटिंग के ये स्टेम्स डेड हो जाएंगे। आप चाहे तो प्लास्टिक पाउचेस के बजाय स्टेम कटिंग्स को डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन्स की प्रोसेस के बाद सिर्फ सॉइल में गोबर की खाद, NPK, SOP मिला होना चाहिए। ये वहाँ भी ग्रो कर जाएंगे। फिर आप जो वैरायटी लगाना चाहें उसकी ग्राफ्टिंग कर दीजिए और ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। फिर 2 साल में इनमें फ्रूटिंग होने लगती है। मदर प्लांट से स्टेम कटिंग होने के बाद अंगूर के छोटे छोटे पौधों को ग्रो किया जाता है। उसमें NPK और गोबर की खाद दी जाती है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टेम कटिंग जिनको यहाँ पे ग्रो होने के लिए लगाया गया है। इसके बाद इनकी ग्राफ्टिंग होगी। उसके बाद उनको कस्टमर्स को सेल किया जाएगा। इस स्टेज के बाद ये वाला स्टेज आता है जहाँ इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग की गई है, आप देख सकते हैं। ये है इसका ग्राफ्टेड पोर्शन।
जब ग्राफ्टेड प्लांट्स और बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं। इनको सपोर्ट के लिए बैम्बू स्टिक लगाया जाता है जिससे वो उसके सहारे अच्छे से ग्रो कर पाए। अब ये अंगूर के प्लांट्स रेडी टू सेल एंड रेडी टू प्लांट है। इनको अब घर में लगाया जा सकता है या बालकनी में या टेरेस पे या अपने खेत खलिहान में भी लगाया जा सकता है। एक बार अंगूर का बागान लगाने के बाद वो 15 साल तक आपको फल देता है। आप 1 एकड़ में 1000 से 1200 तक पौधे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पौधों के बीच डिस्टेंस कितना मेंटेन करते हैं। कुछ लोग 4 बाई 8 का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कुछ लोग 6 बाई 8 का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पौधों के बीच और पौधों के बीच बगल में भी डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है जिससे उनमें वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। ये आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जिनको गार्डन सॉइल और सैंड में मिला के पौधों में डाला जाता है जिनसे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब अरुण दादा जो यहाँ पे ग्रेप्स की खेती करते हैं वो आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसकी खेती कैसे की जाती है। तो मैम इसकी खेती जो है ना, तो अपन पहले से तो ये मातृ वृक्ष रहता है, मदर प्लांट बोलते हैं अपन इसको। ये उनकी खेती वो इसको जंगली बोलते हैं मराठी में। तो अपन जंगली मदर प्लांट मातृ वृक्ष को अपन उसकी कटिंग निकालते हैं। उनके 4 आँख होते हैं, 4 बड़ होते हैं। तो 4 बड़ के निकाल के अपन छोटी 4 बाय 4 की एक पॉलीथीन बैग लेते हैं, काली कलर की, ब्लैक कलर की। तो इसमें अपन मिट्टी और गोबर, इसमें SOP, NPK, नत्रस, सूरज पालस तीनों मिला के उसकी मिट्टी को भर देते हैं इस बैग को। और इस बैग में जो अपने कटिंग निकाली है वो कटिंग को अपन 24 घंटे पानी में भिगा के रखते हैं। इसके बाद में अपन पानी में से निकालते हैं और 12 घंटे अपन बायोस्टीन का पानी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 1 लीटर में 1 ग्राम बायोस्टीन डालते हैं। ऐसा जितना अपनी कटिंग है उतनी कटिंग में पानी में भिगा के फिर 12 घंटे रख देते हैं। और फिर इसके बाद में अपन एक इंडोल-ब्यूटाइल एसिड है IBA, जिसमें अपन IBA में डिप करते हैं 5 मिनट के लिए। तो एक ये जो IBA उनका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये अपन इसको एसीटोन में डिज़ोल्व करते हैं। तो एसीटोन में 50 ml एसीटोन लेते हैं। 50 ml एसीटोन में अपन 1 ग्राम IBA लेते हैं। तो 1 ग्राम IBA अपन जब अपन इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो ये 1000 ppm बन जाता है। 1000 ppm बनने के बाद वो इसको अपने को ये कटिंग जो है तो जो नीचे ज़मीन में मिट्टी में लगाना है, इसको अपन नीचे वाले 2 बड़ को अपन इसको पानी में भिगाते हैं और उसको 5 मिनट रखते हैं। 5 मिनट के बाद उसको लगाते हैं। तो इसको ये 10 या 15 दिन में उसको हार्मोन्स बोले तो उनको जड़ आते हैं। तो जड़ फूटने में मदद करती है वो IBA, इंडोल-ब्यूटाइल एसिड। तो इसके बाद में अपन इसके ऊपर अलग अलग इंसेक्टिसाइड या बायोस्टीन या फंगीसाइड अलग अलग के अपन स्प्रे ले सकते हैं। इनको बोले तो इंसेक्ट आ गया कुछ तो कॉन्फ्यूटर लेते हैं। तो इनके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू आ गए तो एक्रोबाडियम 45 लेते हैं। और थ्रिप्स आया तो अपन मेटाडोर, एक्ट्रा, ट्रेसर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्प्रे दवा लेते हैं, मारते हैं। इस तरह से ऐसी नर्सरी बनाते हैं। और ये जब 1 फुट का प्लांट हो गया तो ये अपन बेच सकते हैं, कस्टमर खेती वाले को बेचते हैं। तो अपने को जिसको समझे अपने को जंगली लगाने के बाद इसके बाद अपन को जिसको जो वैरायटी करना है, जैसे थॉमसन सीडलेस है, मेडिका है, मानिक चमन है, सिरद है, फ्लेम है, बहुत सारे वैरायटी है अलग अलग। तो अपने ग्रेप्स में तो बहुत सारा ऐसे तो 400-500 वैरायटी है। अपने को जो वैरायटी अच्छी है वो चॉइस करके लगा सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस है। तो वो कलम करने के लिए 1 साल की पेंसिल की साइड की काड़ी होना है।
इसके ऊपर अपन ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्ट करने के बाद एक दूसरे साल में 2 साल में उसको फ्रूट आते हैं। ऐसे उनकी प्रोसेस है। और क्या पूछ सकते हैं? 2 साल बाद फ्रूट आते हैं। 2 साल बाद फ्रूट आते हैं। और कुछ पूछना है? बस दादा शर्मा रहे हैं आप। हाँ। अंगूर की खेती के लिए अच्छे वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर पंप की सहायता से वाटर स्टोर किया जा रहा है। जिस वेल में वाटर स्टोर किया जाता है, वहाँ से वाटर सप्लाई लाइंस के थ्रू पौधों तक पहुँचाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाटर के सप्लाई लाइंस हैं जिनमें वेल से पानी यहाँ तक आता है और फिर पाइप्स की सहायता से वाटर पौधों की जड़ों तक बराबर मात्रा में पहुँचाया जाता है। ये जो नट के आकार के छोटे छोटे ड्रिप्स देख रहे हैं, इन ड्रिप से वाटर पौधों की जड़ों तक पहुँचता है। ये वाटर सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े खेत खलिहान में हाथों से पानी डालना बहुत मुश्किल का काम है। अंगूर की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ी सी ज़मीन चाहिए। 1 एकड़ ज़मीन पे लगभग 1000 या 1200 पौधे लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले इनके स्टेम्स को कट करके ज़मीन में लगाया जाता है, फिर इनकी ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग होने के बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो इस पे आयरन रॉड्स और लोहे के तार लगाए जाते हैं जिस पे अंगूर अच्छे से ग्रो कर सके। 35 से 38 डिग्री का टेम्परेचर अंगूर के लिए अनुकूल है। इस टेम्परेचर में अंगूर अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और अंगूर का सीज़न सितंबर से लेके अप्रैल तक का होता है। फेब के महीने में अंगूर की कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है। अंगूर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल होता है और ये सबका प्रिय फल होता है। खाने के साथ साथ फल का सेवन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अक्सर समय के अभाव में या फल को छीलने के आलस में हम फल खाने से बचते रहते हैं। ऐसे में अंगूर एक ऐसा फल है जिसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती, बस वॉश किया और खा लिया। इसलिए अंगूर हम सबका पसंदीदा फल होता है। अंगूर का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिया के लोगों को अंगूर बहुत पसंद है। साथ ही साथ अंगूर का एक्सपोर्ट भी किया जाता है अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिनका महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है अंगूर की खेती के लिए। अंगूर की खेती के लिए वाटर मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें वाटरिंग अच्छे से हो, इसके लिए वाटर ड्रिप्स लगाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, वाटर ड्रिप्स लगे हुए हैं और हर पौधे के पास में ये होल्स होते हैं। जिनसे इसमें वाटर स्प्रे अच्छे से हो सके और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके और उनमें अच्छे से फ्रूटिंग हो सके। फर्टिलाइज़र्स का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अंगूर की खेती में। इसमें गोबर की खाद, NPK जैसे फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं इनके ग्रोइंग टाइम में। अंगूर खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारी आँख, बाल और त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूर डिफरेंट वैरायटीज़ के पाए जाते हैं जैसे सुपर सोना, मानिक चमन, ताज, गनेसा, RS, SS। और रंग के आधार पे अंगूर 3 प्रकार के होते हैं,
हरा, लाल और काला। अंगूर की खेती के लिए पीएच लेवल 4 से 6 के बीच मेंटेन किया जाता है। इसमें पौधों के बीच में 4x8 का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। अंगूर की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में की जाती है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस विनिफेरा है। अंगूर का दाना इतना रस भरा और मीठा होता है और अपनी इस कोमलता और मिठास की वजह से ही यह लोगों का अति प्रिय भी होता है। अंगूर के प्रकार सुल्ताना, मेनिंडी अंगूर, वाल्थम, फ्लेम सीडलेस, रूबी सीडलेस, कार्डिनल, रेड ग्लोव, पर्पल क्रोनिकॉन और मस्कट हैं। अंगूर एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट है जो लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। इंडिया में अंगूर 45,000 हेक्टेयर एरिया में ग्रो किया जाता है और इसका एनुअल प्रोडक्शन 12 लाख टन है। इंडिया में महाराष्ट्र अंगूर की खेती में सबसे आगे है। अंगूर की खेती के लिए जो ज़मीन चुना जाता है उसमें इन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है। वह ज़मीन किसी भी रिवर या वाटर बॉडी से दूर होना चाहिए जिससे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अवॉइड किया जा सके। ज़मीन रोड या हाईवे से दूर रहना चाहिए जिससे यह डस्ट से बचा रहे। सॉइल डेप्थ एटलीस्ट 1 मीटर होना चाहिए। रॉकी सॉइल नहीं होना चाहिए। सॉइल नॉन सलाइन होना चाहिए और अगर सलाइन हो तो रूट स्टॉक की हेल्प से कंट्रोल कर देना चाहिए। रेनी सीजन में ड्रेनेज का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए जिससे वाटर लॉगिंग नहीं हो। अंगूर की खेती में इरिगेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हेल्दी अंगूर ग्रो करने के लिए प्रॉपर इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट से कम है, रूट स्टॉक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम ग्रो कर सकते हैं। अब हम जानते हैं रूट स्टॉक होता क्या है। रूट स्टॉक रूट्स के सिस्टम और अंगूर के अधिकांश पौधे के निचले ट्रंक का छोटा सा हिस्सा है जिस पर हम अपने पसंदीदा वैरायटी का अंगूर ग्राफ्ट कर पौधा तैयार कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रूट स्टॉक के इस्तेमाल की ज़रूरत क्या है जबकि उसके ऊपर ग्राफ्टिंग किसी अन्य मुख्य वैरायटी की करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अंगूर के मुख्य वैरायटी के पौधे के ग्रो करना बहुत ही कठिन कार्य है जबकि रूट स्टॉक से इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रूट स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं, सीडलिंग और क्लोनल। सीडलिंग रूट स्टॉक बीज से तैयार किया जाता है जिससे ये गुंजाइश रहती है कि उत्पादित रूट स्टॉक जेनेटिक रूप से अलग गुणों वाला हो और ये अलग गुण ग्राफ्टिंग करने के बाद मुख्य वैरायटी के गुणों को भी प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर क्लोनल रूट स्टॉक वेजिटेटिव रूप से ग्रो किया जाता है जिससे उनमें मदर रूट स्टॉक के सभी गुण होते हैं और इन रूट स्टॉक पे तैयार वैरायटी के फलों में एक समान गुण और क्वालिटी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अंगूर की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। अंगूर में मिली बग्स और बिटल बग्स लग जाते हैं। उनको दूर करने के लिए कार्बाइल इंसेक्टिसाइड 3 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे किया जाता है। जब बारिश होती है तो ज़्यादा मॉइस्चर के कारण डाउनी माइल्ड्यू इन्फेक्शन हो जाता है। डाउनी माइल्ड्यू एक प्लांट डिजीज़ है जिससे लीव्स पर येलोइश पैचेस हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते हैं। अंगूर को बारिश, क्लाइमेट, धूप और ठंडी से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ज़्यादा बारिश में अंगूर ख़राब हो सकते हैं। ज़्यादा धूप और ज़्यादा ठंडी में भी अंगूर ख़राब हो सकते हैं। अब मैं आपको रूट स्टॉक कटिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताती हूँ। पहला स्टेप है मदर प्लांट से कटिंग का सिलेक्शन करना। मदर प्लांट से कटिंग अक्टूबर या सितंबर में किया जाता है क्योंकि इस समय मदर प्लांट के रूट स्टॉक एक्टिव फेज़ में होते हैं
और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अनुकूल होता है। कटिंग से 3-4 महीने बाद रूट डेवलप होता है, जिसको फेब या मार्च में प्लांट किया जाता है। दूसरा स्टेप है पॉली बैग्स को प्रिपेयर करना। जब रूट्स डेवलप हो जाते हैं तब उनको पॉली बैग्स में डाला जाता है। पॉली बैग्स की साइज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए जिससे कटिंग्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। जब कटिंग्स को 1000 ppm IBA में डिप करके रखा जाता है तो उसमें रूटिंग तेज़ी से होती है। रूट स्टॉक को फेब मार्च में प्लांट किया जाता है और सितंबर या अक्टूबर में उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ग्राफ्टिंग के लिए अनुकूल होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ग्रेप्स की खेती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।